हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर पीरियोडिक टेबल में बात की थी अबाउट किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, कि क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। किसी भी एक बॉन्ड में जो आपका मॉलिक्यूल है, जो आपका कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें किसी एटम की अपने जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा उसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है, उसके बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा था आपके कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करने के, मेजर करने के दो मेथड थे, ठीक है ना। एक तो आपका पोलिंग का स्केल था और एक आपका मूलिकन स्केल, ठीक है। उन दोनों से हमने मेजर कर लिया था, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ ली थी, दैट इज परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है, वो चीज़ हमने देख ली थी, ठीक है। आज हम इसकी कुछ और आपकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कि कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जरिए किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होती है आपकी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होती है आपकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के, डेल्टा ई एन, ठीक है। क्या है ये आपका डेल्टा ई एन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे हम बात करें आपके एच एफ, ये आपका एच एफ, ठीक है, ये आपका एच सी एल, ये आपका एच बी आर, और ये आपका एच आई, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, फ्लोरीन की होती है 4 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, यहाँ पे डिफरेंस है 1.9 का। यहाँ पे डिफरेंस होता है कितना, क्लोरीन की होती है 3 माइनस 2.1 दैट इज 0.9, ठीक है। ब्रोमीन की होती है आपकी 2.8, ठीक है, 2.8 माइनस 2.1 ये आपके 0.7, और आयोडीन आयोडीन होती है आपके अराउंड 2.5, तो 2.5 माइनस 2.1 दैट इज 2.4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसमें सबसे ज़्यादा, उस मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे अधिक। तो एच एफ की सबसे अधिक, फिर एच सी एल, एच बी आर और एच आई। मतलब कि एच आई जो है आपका वीकेस्ट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एच आई वीक बॉन्ड है, ठीक है, तो ये टूटेगा भी जल्दी, और जल्दी टूटेगा तो यहाँ से H प्लस भी जल्दी फ्री होगा, ठीक है ना। मैं इसका दूसरा साइड भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो ये हमने कंपेयर कर लिया, इसका सेकंड साइड क्या कहता है कि अगर एच आई बॉन्ड आपका वीक है तो टूटेगा भी जल्दी, मतलब यहाँ से H प्लस भी जल्दी रिलीज होगा, और जो आपका मॉलिक्यूल H प्लस डोनेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो इन सब में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा आपका, एच आई। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहले आपको H प्लस देगा, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है ना, बट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कि एक ही पॉइंट से हम अलग अलग चीज़ों को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका सेकंड पॉइंट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, या इसकी थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में भी कह सकते हैं, ठीक है। हमें पता है मेटल्स जो होती है आपके, या हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर था वो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब लेफ्ट में क्या होगी, सबसे कम, और लेफ्ट में मतलब एस ब्लॉक में, और एस ब्लॉक में मिलती है कौन सी मेटल्स, मतलब एस मेटल में, एस ब्लॉक में हमें क्या मिलती है, मेटल्स मिलती है। तो अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है तो जो आपका एलिमेंट रहेगा उसमें आपका मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा,
कौन सा कैरेक्टर आएगा, मेटेलिक कैरेक्टर। और आप देखो कि पी ब्लॉक में आपको लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और पी ब्लॉक में आपको मैक्सिमम क्या मिलेगी, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है, तो वो किस केस में होती है, आपके नॉन मेटल्स के केस में, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और मेटल के जो ऑक्साइड्स या कंपाउंड्स होते हैं मेटल्स के, वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर हम देखें नॉन मेटल के ऑक्साइड या जो भी कंपाउंड्स होते हैं इसके, वो आपके नेचर में होते हैं एसिडिक, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपकी 2 एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इन्हें नोट कीजिए आप, फिर मैं आपको इसकी 4th एप्लीकेशन और बताता हूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं इसकी 4th एप्लीकेशन, दैट इज नेचर ऑफ AOH टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ 4th एप्लीकेशन क्या है आपकी, नेचर ऑफ AOH टाइप ऑफ कंपाउंड। ये आपका कोई भी आपका एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपके कंपाउंड हो AOH टाइप के, तो उनका नेचर क्या होगा, एसिड होगा या बेसिक होगा, वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली स्टूडेंट को क्या लगता है, OH जुड़ा है तो वो बेस ही होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि ये जो आपका बॉन्ड है A और H का, ठीक है, एक तो ये बॉन्ड हुआ, ठीक है। यही मैं लिखता हूँ आपके सेम AO और H को, ठीक है। यहाँ पे अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है A और O के बीच में, तो आपका OH रिलीज होता है, ठीक है। मतलब A+ और आपका OH माइनस, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये आपके वर्क करता है किसकी तरह, एज ए बेस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस रिलीज हो रहा है। वहीं अगर मान लो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और ये वाला बॉन्ड O और H के बीच का बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से आपके एक तो AO माइनस रिलीज होगा और साथ में H+ रिलीज होगा। मतलब ये किसकी तरह वर्क करेगा, आपके एज ए एसिड की तरह, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि AOH लिखा है तो आपका जो मॉलिक्यूल होगा वो बेस ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है आपके कि ये जो A है ये कौन सा है। A के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो कंपाउंड होगा वो एसिड होगा या बेस होगा, ठीक है ना। A अगर आपका मेटल है, ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए पॉली एटॉमिक कैटायन है, पॉली एटॉमिक कैटायन हो, ठीक है, तो उस केस में ये आपके किसकी तरह वर्क करेगा, बेस की तरह वर्क करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, NaOH, ठीक है, सोडियम आपका क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है, NaOH, ठीक है। तो ये किसकी तरह वर्क करता है, एज ए बेस, ठीक है। या फिर आप ले लीजिए KOH, या फिर आप ले लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर आप NH4OH ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब किसकी तरह वर्क करते हैं, आपके बेस की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब मेटल्स हैं, ठीक है, और ये आपका पॉली एटॉमिक कैटायन है, ठीक है, NH4+, ठीक है। तो ये किसकी तरह वर्क करेंगे, बेस की तरह वर्क करेंगे। वहीं अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में, जो A है आपका, ये अगर आपका नॉन मेटल है, क्या है आपका नॉन मेटल है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज ए एसिड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और नॉन मेटल्स हमें पी ब्लॉक में मैक्सिमम मिलती है, जैसे नाइट्रोजन, आपका सल्फर, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं HNO2, ये होता है आपका नाइट्रस एसिड होता है, ठीक है। इसको मैं मॉडिफाई फॉर्म में NOOH इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ, ये HNO2, ठीक है ना, होल ट्वाइस कर सकता हूँ मैं इसको
HNO2, ठीक है ना, हाँ सही है। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये OH अलग लिखा है तो ये बेस हो गया, नहीं, ये एसिड ही है, ठीक है ना। कभी कभी घुमाने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे H2SO4 है, आपको पता होगा H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं SO2OH होल ट्वाइस इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बट फिर भी ये आपका एसिड ही रहेगा। सल्फर है, नाइट्रोजन, ये सब क्या है आपके नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना, एसिड की तरह वर्क करते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, ये होता है आपका बोरिक एसिड BOH होल थ्राइस, या जिसे हम बोलते हैं आपका H3BO3, ठीक है ना, ये होता है आपका बोरिक एसिड, इसे BOH होल थ्राइस इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि जिसमें OH है वो आपका हो गया बेस, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। डिपेंड करता है आपका, अगर मेटल है तो वो बेस की तरह वर्क करेगा, और नॉन मेटल है तो वो एसिड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है आपके ए के ऊपर कि जो आपका ए एलिमेंट है वो क्या है। क्या हो, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई हो, ठीक है ना, ए की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हो तो हम कैसे कंपेयर करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यही हम देख लेते हैं इसी के नीचे, ठीक है ना। देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई हो, ये आपका ए, ओ और आपका एच, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5, ठीक है, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। यहाँ जो डिफरेंस है डेल्टा वन, अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, वो कितना होगा 3.5 माइनस 2.1 दैट इज 1.4, ठीक है। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिव मुझे नहीं पता है, ठीक है, मैंने एक्स मान ली, तो डेल्टा टू क्या होगा, अगर मान लो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में बोलता हूँ डेल्टा टू, ठीक है, वो कितना होगा आपका 3.5 माइनस एक्स, ठीक है। अब सब कुछ डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। अब अगर एक्स की वैल्यू, ये जो डेल्टा टू है, डेल्टा टू की वैल्यू अगर 1.4 से ज़्यादा है, ये जो वैल्यू है डेल्टा वन की वैल्यू 1.4 है, इस बॉन्ड, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से अगर इसका नेचर ज़्यादा है, इस डेल्टा टू की वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, ये होगा आपका पोलर बॉन्ड। क्या होगा, पोलर बॉन्ड। मैंने आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, और अगर ए ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आ जाता है डेल नेगेटिव और इसके ऊपर आ जाता है डेल पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे दो पोल क्रिएट हो गए, ठीक है ना, ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, वही होता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है 1.4 से, ठीक है ना। वो होता है आपके मेटल्स के केस में, जैसे सोडियम्स होती है, एस ब्लॉक की जो मेटल्स होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 1 के बराबर होती है, 1.2 उसके आसपास होती है, तो वहाँ आप देखोगे तो डेल्टा टू की वैल्यू आपके 1.4 से ज़्यादा आती है, ठीक है। तो मतलब ये जो बॉन्ड है ए और ओ का, ये हो जाता है ज़्यादा पोलर, ठीक है। ज़्यादा पोलर होने की वजह से क्या होता है, ये जो आपका बॉन्ड है ए और ओ के बीच का, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ से OH अलग होता है, ए प्लस अलग होता है, ए प्लस अलग होता है और आपका OH माइनस अलग होता है, और ये किसकी तरह वर्क करता है, एज ए बेस की तरह वर्क करता है, ठीक है। वहीं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसा मैंने आपको बताया सोडियम के लिए, किसकी, अगर ये सोडियम हो गया तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, बेस की तरह वर्क करेगा, यहाँ से वैल्यू से भी प्रूफ होता है वो, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ए की वैल्यू अगर 1.4 से कम है, ठीक है, वो किस केस में हो सकता है, आपके नॉन मेटल्स के केस में हो सकता है, क्योंकि नॉन मेटल्स के लिए आप देखोगे तो कार्बन, उसके बाद कौन आता है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर फास्फोरस, सल्फर, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी, लगभग वो सब 2.5 से कितनी ज़्यादा ही थी, ठीक है, 2.5 या 2.5 से ज़्यादा। तो 2.5 भी अगर मानते हो तो 2.5 माइनस 3.5 वैल्यू आती है 1, ठीक है। तो डेल्टा टू की वैल्यू लेस देन 1.4 है, ठीक है। तो ये नॉन मेटल का केस हुआ। इस कंडीशन में क्या होगा आपका, ये जो बॉन्ड होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपके पोल क्रिएट होंगे, एक डेल नेगेटिव और एक आपका डेल पॉजिटिव, तो आपका इस बार ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है ना, ओ और एच वाला, तो ये होगा आपके AO माइनस प्लस H प्लस, और इस कंडीशन में ये आपके एसिड की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। नॉन मेटल्स के केस में यहाँ पे भी दिख रहा है आपको किसकी तरह वर्क कर रहा है वो,
एसिड की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे जनरली वैसे इनके बारे में पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना, बट एप्लीकेशन पार्ट होता है तो अपने को ध्यान होना चाहिए कि अगर मेटल है तो वो बेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। नॉन मेटल है तो वो आपके एसिड की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीजन से मेटल जुड़ा है तो वो बेस की तरह, और ऑक्सीजन से आपका नॉन मेटल जुड़ा है तो वो आपके एसिड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि तब वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाता है, 1.4 से कम हो जाता है, इसलिए वो एसिड की तरह वर्क करता है, H+ अलग होता है, ठीक है ना। तो ये आपके 4 टोटल एप्लीकेशंस थी किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे, दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है ना। ऑक्साइड्स जो आपके फॉर्म होते हैं उनका क्या नेचर होता है, ठीक है ना। एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं आपके, ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं और आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है ना। 4 टाइप के ऑक्साइड होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। ऑक्साइड मतलब ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन से रिएक्शन के साथ बनते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम पढ़ते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। दो टाइप के आपके नेचर ऑफ ऑक्साइड हैं वैसे तो, एसिडिक, बेसिक, उसके अलावा आपके न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, ठीक है ना, उन्हें भी हम कवर करेंगे, ठीक है। दैट इज लास्ट टॉपिक ऑफ आवर पीरियोडिक टेबल, दैट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है। तो हम सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं आपका एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, जो नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे और बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बेस, ऑक्साइड्स विच react with base and on dissolving in water forms ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। दो टाइप के आपके एसिड्स होते हैं, एक होते हैं आपके ऑक्सी एसिड्स और एक होते हैं आपके हाइड्रा एसिड्स। एक होते हैं आपके ऑक्सी एसिड्स और एक होते हैं आपके हाइड्रा एसिड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड्स में आपके जो नॉन मेटल होती है, ठीक है ना। एसिडिक ऑक्साइड्स आपके हमेशा किसके बनेंगे, नॉन मेटल के, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, नॉन मेटल, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन प्लस आपका हाइड्रोजन, ठीक है, इनसे मिलके जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका ऑक्सी एसिड। जैसे हम एग्जांपल लें आपका H2SO4, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रक्चर हमें देखनी हो तो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं H डबल बॉन्ड OH, ये आपका OH और ये आपका OH, H2SO4, ठीक है, और एक आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, SO4 O3 हुआ ना, तो डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर होगी 1 2 3 H2 है ना, H2SO4, ठीक है ना, इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन होता है, ये आप देखोगे ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है आपका ऑक्सीजन से कनेक्ट है, डायरेक्ट नॉन मेटल से कनेक्ट नहीं है। जबकि अगर हम हाइड्रा एसिड की बात करें तो ये केवल नॉन मेटल, ठीक है, और साथ में केवल हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन इनमें नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए इनको हम ऑक्सी एसिड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं। जैसे आप ले लीजिए HCl, HBr, HI, ठीक है ना। HCl, इसमें आपका हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, केवल नॉन मेटल से डायरेक्ट कनेक्ट है, जबकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन से कनेक्ट है, डायरेक्ट आपका नॉन मेटल से कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके दो टाइप के एसिड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड्स और आपके हाइड्रो एसिड्स, ठीक है। अगर हम बात करें एसिडिक ऑक्साइड्स की,
तो जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में होते हैं आपके कौन से, एसिडिक, ठीक है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। आप देख भी सकते हो सल्फर आपका क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है ना, पी ब्लॉक में मिलता है, ठीक है। उसका जो आपका ऑक्साइड है दैट इज H2SO4, नेचर में क्या है आपका, एसिड है, ठीक है। तो ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बेस एंड ऑन डिजोल्विंग इन वाटर फॉर्म्स ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। देखिए ये तो हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत जगह आपके काम आएगा ये। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड आप ले लीजिए CO2, ठीक है, SO2 ले लीजिए, SO3 ले लीजिए, N2O3 ले लीजिए, N2O4 ले लीजिए, ठीक है ना, N2O5 ले लीजिए, ठीक है ना। जो आपके नॉन मेटल्स मिलती है, ठीक है ना, पी ब्लॉक में मैक्सिमम, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, बेस के साथ। जैसे अगर मैं CO2 ले लूँ, ठीक है, इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराऊँ, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, आपके एसिड की तरह, और ये क्या है आपका बेस, ठीक है। हमें पता है एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पे भी वो होगा, आपके बनेगा Na2CO3, ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम, Na2CO3 प्लस साथ में बनेगा आपके वाटर, ठीक है। इस टाइप की रिएक्शन होती है। इसके अलावा जब इनको डिजोल्व किया जाता है वाटर में, जब CO2 की रिएक्शन होती है आपके वाटर में, तो क्या मिलता है आपको, ऑक्सी एसिड्स मिलेगा, और ऑक्सी एसिड होगा आपका H2CO3, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड होता है ये H2CO3, सेम टू सेम वही रिएक्शन है, Na की जगह क्या आ गया आपके पास, H आ गया, तो यहाँ पे भी Na2 की जगह क्या आ जाएगा, H2, ठीक है ना। वही सिंपल रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट कैटेगरी दैट इज एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है, ओके। देखिए अब हम पढ़ते हैं अपनी सेकंड ऑक्साइड्स के बारे में दैट इज बेसिक ऑक्साइड्स। अब बेसिक ऑक्साइड्स होंगे तो वो किससे रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं नेचर में वो होते हैं आपके बेसिक, ठीक है ना, मेटल के ऑक्साइड्स। तो सेकंड टाइप है अपना दैट इज बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स क्या होंगे, जो रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है। ऑक्साइड्स विच रिएक्ट with acid and on dissolving water in water they forms hydroxides, वो हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। और जनरली ये कौन से होते हैं आपके, मेटल्स के, ठीक है ना। पॉइंट नोट करके लिख सकते हो, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना, हाईलाइट करके नोट कर लेना। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए मेटल के, NaOH ले लीजिए, Na2O ले लीजिए, आप K2O ले लीजिए, MgO ले लीजिए, FeO ले लीजिए, Fe2O3 ले लीजिए, ठीक है ना। ये सब क्या है, आपके मेटल के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। नेचर में कैसे होंगे, आपके बेसिक होंगे, ठीक है। अब ऑक्साइड्स हैं आपके, रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स हैं, जैसे हमने ले लिया Na2, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड के साथ। आप ले लीजिए H2SO4, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस, क्या बनेगा आपका, सोल्ट और वाटर। तो यहाँ रिएक्शन होगी, आपके पास Na2SO4 बनेगा और साथ में आपके H2O फॉर्म होगा, ठीक है। वहीं अगर मेटल ऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व किया जाता है, मतलब इनकी वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या फॉर्म होता है आपका, हाइड्रोक्साइड्स। तो यहाँ होगा NaOH, ट्वाइस ऑफ NaOH, ठीक है, ट्वाइस Na, ट्वाइस ऑक्सीजन और ट्वाइस हाइड्रोजन, क्या बनेगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना।
तो आपके डिजोल्विंग करने पर, वाटर में डिजोल्व करने पर क्या फॉर्म होते हैं, आपके हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये होते हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, चलिए अब हम और इसके बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं कि अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड में जितना ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता है, ठीक है ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक नेचर, वो भी उतना ही इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो आप नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हो इसमें, ठीक है ना, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, कि हायर इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हायर is the percentage of oxygen in an oxide, more will be its acidic strength, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम कंपैरिजन करें आपके N2O3, N2O4 और आपके N2O5 में, ठीक है। तो N2 तो सब में कॉमन है, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, 4 है, 5 है, मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो मतलब उसका परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो यहाँ अगर हमें कंपैरिजन करना पड़े एसिडिक स्ट्रेंथ में तो N2O5 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर N2O4 और आपका N2O3 सबसे कम होगा एसिडिक। SO2 और SO3 में हम कंपैरिजन करें तो आपका SO3 ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। वहीं हम बात करें आपके Cr2O3 और CrO3 में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक क्रोमियम में 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 क्रोमियम में 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये होगा आपका एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। क्रोमियम होता क्या है, आपका मेटल होता है। मैंने आपको अभी बताया कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, बट यहाँ पे क्रोमियम एसिड है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप वैसे रेडॉक्स चैप्टर है वहाँ पे सीखते हो, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको जनरली यहाँ बता देता हूँ। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 का, ठीक है ना, जिसका हमें निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्रोमियम का निकालना है तो क्रोमियम का हमने x मान लिया, प्लस O3 है, ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, ठीक है। इसको इक्वल टू हम करते हैं 0 के, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है अपने पास 6 +6, ठीक है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +6। यहाँ अगर हमें निकालना हो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्रोमियम का हमें पता नहीं है और 2 एटम है तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इक्वल टू 0 कर दो, तो 2x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है +3। यहाँ पे क्रोमियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे इसे वैसे, बट फिर भी इजी है, आप समझ सकते हो एक बार में, ठीक है ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी ज़्यादा होता है, तो वो मेटल्स के ऑक्साइड जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वो आपके नेचर में एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। भले ही वो आपके जो मेटल हो उसके ऑक्साइड ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो CrO3 एक्सेप्शन होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं कुछ, ठीक है ना। एक तो ये एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CrO3 आपका मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक होना चाहिए, पर होता क्या है, एसिडिक होता है, क्योंकि हायर परसेंटेज होता है आपका ऑक्सीजन का, ठीक है, और हायर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, ठीक है ना। तो ये आपका एसिडिक होता है, एसिडिक है। तो अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो ऑक्सी एसिड फॉर्म करेगा, बिल्कुल करना चाहिए। ये बनाएगा आपके पास H2CrO4, ठीक है। इसे हम बोलते हैं आपका क्रोमिक एसिड। क्या बोलते हैं, क्रोमिक एसिड, ठीक है। वैसे ही आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप इसको साइड में नोट कर लीजिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। वही हम बात करें, एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ, दैट इज Mn का, मैंगनीज MnO, MnO2, MnO3 और आपका Mn2O7। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालोगे तो ये +2 आएगा, ये +4 आएगा, ये आपका +6 आएगा और ये आपका
+7 आएगा, और ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा इसमें है, ये भी +6 और +7, इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। तो ये जो दोनों आपके कंपाउंड होते हैं, ये भी मेटल के ऑक्साइड है, बेसिक होने चाहिए, पर होते क्या हैं आपके एसिडिक, ठीक है। तो ये चीज़ें 2 एक्सेप्शन और हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये भी जब आपके रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो ऑक्सी एसिड्स बनाएंगे, जैसे MnO3 है, ये रिएक्शन करेगा आपके वाटर के साथ, ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा आपका H2MnO4, इसे हम बोलते हैं आपका मैग्निक एसिड, ठीक है। या फिर अगर आपका Mn2O7 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये बनाएगा आपका HMnO4 होल ट्वाइस, ठीक है। HMnO4 होल ट्वाइस बनाएगा, ये होता है आपका परमैग्निक एसिड, ठीक है। तो ये तो आपके 2 एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एक्सेप्शन भी है और एक्सेप्शन आते हैं और पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये दोनों आपके मेटल, तीनों आपके मेटल के ऑक्साइड हैं, नेचर में होने किसी चाहिए बेसिक, बट क्योंकि इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ऑक्सीजन भी परसेंटेज भी ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। इनको एक बार आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके जो दूसरे टाइप के ऑक्साइड से, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक बार आप इन्हें नोट कीजिए। ओके, तो चलिए देखिए, अब हम अपने और ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ आप चाहो तो एक पॉइंट भी नोट कर सकते हो कि अगर हम ऑक्साइड्स के बारे में बात करें, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the acidic strength of oxides increases, and on moving top to bottom, the basic strength of oxides increases, ठीक है। तो इसे आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं आपका थर्ड ऑक्साइड, दैट इज आपका है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होगा? न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो ना तो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही बेस के साथ, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ऑक्साइड्स विच नीदर react with acid nor बेस, ठीक है, ना तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करें और ना ही बेस के साथ रिएक्शन करें, आर नॉन एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। 3 ही इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका N2O, एक होता है आपका NO और एक होता है आपका CO, ठीक है ना। 3 एग्जाम्पल है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ही याद रखना, ठीक है। नाइट्रोजन के हमने अभी 3 ऑक्साइड देखे थे, N2O3, N2O4 और N2O5, ठीक है। और 2 आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O और NO ये है, ठीक है। नाइट्रोजन टोटल आपके 5 ही ऑक्साइड बनाता है, तो 3 तो आपके एसिडिक नेचर के हो गए, ठीक है, और बचे हुए 2 ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट वन, दैट इज एम्फोटेरिक। क्या होता है आपका? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होंगे? जो आपके एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करें, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो हम लिख सकते हैं ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस,
ठीक है, जो आपके एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक, ठीक है, नहीं किया तो आप नोट कर सकते हो। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ये भी फिक्स एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ये आपके बेरिलियम, एसन, गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ठीक है, ये आपकी 6 मेटल्स हैं, ठीक है, जिनके ऑक्साइड्स जो होते हैं नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आते हैं आगे तक, ठीक है। इनको याद रखने की ट्रिक भी है आपके पास, दैट इज बेसन, ठीक है, ये आपका गाल पर और ये आपका जीभ पर, ठीक है। जैसे शादी वगैरह होती है ना तो हल्दी और बेसन लगाया जाता है गालों पर, उसी से ये ट्रिक बनी है, दैट इज बेसन गाल पर लगा रहे थे और आपका जीभ पर भी लग गया, ठीक है। तो ऐसी फनी ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हो, ठीक है ना। बेसन, गाल, जीभ पर, 6 मेटल से जो इम्पोर्टेंट है। इनके ऑक्साइड्स कौन से होंगे? बेरिलियम का आपका ऑक्साइड होता है BeO, ठीक है ना, +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। SnO आपके जो टिन होता है वो आपका SnO और SnO2, ये दो आपके ऑक्साइड फॉर्म करता है। गैलियम आपका Ga2O3 टाइप का आपका ऑक्साइड फॉर्म करता है। एल्यूमिनियम आपके Al2O3 टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करता है। जिंक आपके ZnO टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करता है और आपके लेड PbO और आपका PbO2, ठीक है। तो ये अगर आपको टाइप के ऑक्साइड्स कहीं मिल जाए तो नेचर में कैसे होंगे? एम्फोटेरिक होंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अगर इनमें से एक भी है तो वो आपका नेचर में कैसा होगा? एम्फोटेरिक होगा, ठीक है ना। तो न्यूट्रल और आपके एम्फोटेरिक, ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? नेचर में एसिडिक होते हैं। जो एक्सेप्शन से मैंने वो आपको अलग से बता दिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की किसके बारे में? अबाउट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी उसकी जो एप्लीकेशंस बाकी थी उसके बारे में हमने देख लिया कि कैसे आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम उसके जरिए बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। या फिर आपका जो AOH टाइप का कंपाउंड होता है, ठीक है, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसके बारे में भी हम बता सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने बात की किसके बारे में? आपके नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। एसिडिक ऑक्साइड्स आपके नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से बनते हैं? आपके जो नॉन मेटल होती है उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके एसिडिक होते हैं, और जो मेटल होती है उनके ऑक्साइड नेचर में आपके बेसिक होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड से N2O, NO और CO, 3 ही एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। और एम्फोटेरिक के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी, ठीक है ना, इनमें कोई फॉर्मूले नहीं होते, बहुत सारी क्या है आपको इन्फॉर्मेशन होती है, केवल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको चलना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप बिल्कुल टिक कर पाओगे, नहीं रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चीज़ों को याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है, और तरीके से याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें मैंने सब कुछ आपको कवर करवा दिया है मैक्सिमम, ठीक है। अब आपको अपना काम करना है, जो भी आपको मटेरियल मिलता है उसको ट्राई कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर सही नहीं होता है तो दोबारा से लेक्चर को आपको रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आगे तक काम आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर किसी और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।